जी होगी स्टार्ट। अच्छा जी, नेटवर्किंग की बात मैं कर रहा था कि देखें, आपके पास कम्युनिकेशन होती है कुछ इस तरह की कि एक कम्युनिकेशन ये है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब एक मोबाइल है मेरे पास, एक मेरे पास लैपटॉप है। मैं मोबाइल से डेटा लैपटॉप की तरफ भेज रहा हूँ या लैपटॉप से डेटा मोबाइल की तरफ भेज रहा हूँ। एक तो ये कम्युनिकेशन है। एक कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो इंटरनली विद इन अ सिस्टम चलती है। मतलब क्या मेरी बात का? मेरी बात का मतलब ये है कि जी जब भी, अच्छा मुझे कोई बताएगा जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो कहाँ पे लोड होता है? इज देयर एनीवन जिसको ये मेमोरी में। पता हो कि, सॉरी, मेमोरी। मेमोरी? जी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। कौन सी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, किस मेमोरी में? रैम वाले में। रैम में। रैम को कहते हैं मेन मेमोरी। अच्छा, वो फाइल कहाँ पे पड़ी होती है जो लोड होनी होती है? हार्ड जैसे ड्राइव में, हमने देखा सेकेंडरी मेमोरी हार्ड में। ड्राइव। वेरी गुड। सेकेंडरी मेमोरी में। देखो, हमारी हार्ड ड्राइव एक परमानेंट मेमोरी है, रैम एक हमारी वॉलेटाइल मेमोरी, सॉरी वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, यानी वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि रिमूव हो सकती है। अब होता क्या है कि हमारा डाटा मतलब हार्ड ड्राइव से रैम की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब रैम से आगे कहाँ पे ट्रैवल करेगा? क्यों बताएगा जी? रैम सही से वो रैम सीपीयू की तरफ रै... जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, रैम ठीक। से डाटा जाता है CPU की तरफ। यानी ये मैंने आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बताई है। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि वो आपके पास बफर में, बफर तो मतलब रैम को बफर ही कहते हैं। आपके पास ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें कैश मेमोरी भी आती है, रजिस्टर्ड भी आती है, इन सब में कम्युनिकेशन होती है आपस में। बताने का मकसद ये है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो इंटरनली होती है, एक ऐसा बहाव होता है जो इंटरनली होता है। उसको हम जब कंप्यूटर में देखते हैं तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो स्ट्रीम क्या होती है बेसिकली हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, मतलब हमें बुक क्या बता रही है। स्ट्रीम कहते हैं कि इन प्लस प्लस एंड आउटपुट इज डन विद स्ट्रीम। तमाम जो चीजें हैं जो इनपुट और आउटपुट ओरिएंटेड है, वो सी प्लस प्लस में उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। यानी हमने कोई भी इनपुट दी है वो भी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ट्रेवल करती है, और जब हम कोई आउटपुट लेते हैं तो वो भी वहां से इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ही हमारे पास आती है। इसके बाद वो बात कर रहा है स्ट्रीम इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा। कोई मुझे बताएगा एक बाइट कितने बिट की होती है? 8 सर जी। शाबाश, वेरी गुड। वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाइट्स जाते हैं। बाइट्स में डाटा जाता है, मतलब बाइट एक यूनिट है, बिट यूनिट नहीं है। बाइट्स में जो डाटा जाता है ना उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। बिट नहीं मैंने यहाँ बोला, मैंने बाइट्स बोला। मतलब 8 बिट जो है वो कंसेक्यूटिव एक पैकेट में जाती हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स मतलब एक बाइट जा रही, फिर दूसरी बाइट, फिर तीसरी बाइट, फिर चौथी बाइट, ऐसे बाइट बनी हुई है और वो जो है ना मतलब ट्रेवल करती है। सादा सी एग्जांपल ये है कि जी बिट एक सिंगल यूनिट होता है। जैसे एक बस है या एक आप कैरी डब्बा कह लें, उसमें 8 बंदे बैठ सकते हैं। अब वहां से जो गुजर सकता है वो एक बंदा नहीं गुजर सकता, कैरी डब्बा ही गुजर सकता है। कैरी डब्बे के अंदर 8 बिट्स हैं, वो एक अलग मैटर है। हम बात ये कर रहे हैं कि बाइट्स जो है ना वो सिर्फ ट्रेवल करती हैं, बिट्स नहीं ट्रेवल करती। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा। फिर वो बात कर रहा है सीक्वेंस ऑफ बाइट फॉलोइंग इनटू प्रोग्राम कॉल्ड इज इनपुट स्ट्रीम। मतलब जो प्रोग्राम में हमारे पास बाइट्स बनी हुई है ना उनको हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। और फिर वो बात कर रहा है सीक्वेंस ऑफ बाइट फॉलोइंग आउट, मतलब जो सिस्टम के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो इनपुट है उसकी, और जो वहां से हमें सिस्टम से बाहर आ रहा है वो हमारे पास आउटपुट है। फिर वो बात कर रहा है यूज ऑफ स्ट्रीम मेक आईओ। आईओ मीन इनपुट आउटपुट मशीन इंडिपेंडेंट। यानी इसका मतलब आगे चल के आपको थोड़ा सा मजीद वाजी होगा, क्योंकि आपने सी में देखा है कि सी में आप सिर्फ स्टैंडर्ड जो आपके पास इनपुट आउटपुट है वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सिर्फ इंटीजर की इनपुट है, आपके पास सिर्फ फ्लोट की इनपुट है, आपके पास डेसिमल की इनपुट आउटपुट है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी डाटा टाइप भी होते हैं जो यूजर डिफाइन होते हैं।
तो यूजर डिफाइन है, तो उसको फिर किस तरह मैनिपुलेट करना है, इसको इसका जो तरीका है ना वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। अब थोड़ा सा आसान भाषा में बात करने लगा हूं कि जी ये क्या है, कि जो चीजें आपकी मतलब मेमोरी में लोड होके सीपीयू की तरफ जाती हैं वो आपकी इनपुट है। मतलब इनपुट ऑपरेशन, द बाइट फ्लो फ्रॉम अ डिवाइस, एक डिवाइस से टू मेन मेमोरी। मतलब आपने कीबोर्ड से प्रेस किया, आपने कोई वॉइस से इनपुट दी, आपने कोई इमेज उसको इनपुट दी, जो यहां से आप मेन मेमोरी में भेज रहे हैं वो आपके पास आ रही है इनपुट। और आउटपुट क्या है? द आउटपुट ऑपरेशन बाइट फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस। अब मेन मेमोरी से जो आपको नजर आ रहा है, मतलब स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो आपके पास आउटपुट है। जो यहां से आप मेन मेमोरी में लोड कर रहे हैं वो इनपुट है, और जो रैम से निकल के बाहर आपके पास आ रही है वो आउटपुट है। समझ आई मेरी बात की या नहीं आई? यस सर, आ गई सर। तो इनपुट आउटपुट को अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो अभी आगे वाला जो टॉपिक है ना वो मतलब हमारे लिए समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ, जो मतलब इनपुट आपने कीबोर्ड प्रेस किया, बटन प्रेस किया, आपने कोई ऑडियो कमांड दी, जैसे आप आजकल देखते हैं गूगल में आप ऑडियो वॉइस कमांड देते हैं, या फिर आप गूगल इमेजेस में जाए तो इमेज इनपुट करते हैं। जब आप यहाँ से बाहर से डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और वो रैम की तरफ जा रहा है तो वो हमारे पास होता है इनपुट। और जब कंप्यूटर के अंदर रैम में से जो डाटा बाहर आ रहा है स्क्रीन के जरिए, प्रिंटर के जरिए, या किसी भी आउटपुट डिवाइस के जरिए, मतलब स्पीकर के जरिए जो डाटा बाहर आ रहा है, तो वो हमारे पास आउटपुट है। जब भी आपके पास डाटा का वर्ड आए तो आपने सारी चीजों को कंसीडर करना है जो हम डिजिटली कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को भी कंसीडर करें, आप इमेज को भी, आप ऑडियो को भी, आप वीडियो को भी, और जो भी हम मतलब क्वांटिटीज कंप्यूटर को समझा सकते हैं ना वो सारी हमारा डेटा है। अल्टीमेटली होता ये करंट ही है, पर वो बहुत मतलब डीप लेवल की बात है, उस पर मैं नहीं जा रहा। बस आप ये समझ लें कि जब भी मैंने डाटा की बात करनी है ना तो आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ टेक्स्ट डेटा, ये सारी इन फॉर्म ऑफ डेटा है। अच्छा जी, C++ provide both low level and high level IO capabilities। अब लो लेवल और हाई लेवल क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा जी, लो लेवल जो प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है लो लेवल और हाई लेवल, किसी को याद हो? सर जी एक दोबारा रिपीट करना। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? सर लो लेवल कंप्यूटर के नजदीक अभी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हो गई, और बाकी जो सी प्लस है हाई लेवल। सही आपकी आवाज आ रही शमीर है। आपने शमीर आपने सही आंसर दिया, बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है वो हमारे पास लो लैंग्वेज होती है। मतलब बंदे के लिए रीड करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मशीन्स के लिए समझने के लिए आसान होती है। मुझसे आपकी आवाज जरा स्लो थी बहरहाल अभी मतलब वो बात सुने कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर जो समझता है वो करंट की जुबान समझता है, क्योंकि डिजिटल मशीन है। अगर थोड़ा सा मैं ऊपर आके बात करूं तो वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1। अब 0 1, हम तो 0 1 कह रहे हैं कि कंप्यूटर 0 1 समझता है, असल में 0 का मतलब ये होता है करंट पास नहीं हो रहा, 1 का मतलब होता है करंट पास हो रहा है। ये आगे मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स है, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा कि वो कैसे जो है ना वो बता सकते हैं। बाकी ये है कि जी कंप्यूटर 0 1 की जुबान समझता है, इंसान 0 1 में नहीं बोलता। इंसान की वोकैबुलरी है, उसके पास वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स में अपने एक्सप्रेस चीजें जो है ना एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि C++ जो है ना हमारे पास वो ऐसी एक्सटेंसिव लैंग्वेज है जो लो लेवल और हाई लेवल दोनों आउटपुट को जो है ना वो
मतलब कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, उनको संभाल सकती है, उनकी भी जो उसके मतलब अरेंजमेंट है ना वो कर सकती है। अब जरा लो लेवल और हाई लेवल को समझते हैं कि हमारे पास क्या होती है। लो लेवल को अनफॉर्मेटेड आईओ भी कहा जाता है। बात जरा समझ आ रही है, याद रखने वाली है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के हमने अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जी आईओ जो हमारे पास आईओ है, इनपुट है, वो कितने टाइप की है सी प्लस प्लस में, तो आपका आंसर होना चाहिए दो टाइप की, मतलब हमारे पास फंडामेंटली होती है। एक अनफॉर्मेटेड होती है, एक फॉर्मेटेड होती है। अनफॉर्मेटेड से क्या मुराद है? अनफॉर्मेटेड से ये मुराद है कि डेटा जो है ना वो देखो, आपके पास एक पेज है, ठीक है, उस पेज के ऊपर आप क्या करते हैं, आप कुछ चीजें जो है ना वो पहली लाइन पे लिख देते हैं, फिर कुछ सेंटर में लिखना शुरू कर देते हैं, फिर बॉटम पे लिखना शुरू कर देते हैं, फिर साइड पे लिखना शुरू कर देते हैं। यानी आपने पेज का कुछ फॉर्मेट नहीं बनाया, आपको जहां पे जगह मिली आपने लिख दिया। अब कोई एक दो 3-4 दिन बाद, 10-15 दिन बाद अगर आप पढ़ते हैं ना, आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर कोई उसको दूसरा पढ़ता है ना तो उसको समझ नहीं आती, उसने कहना कि ये क्या खच खराबा बनाया हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। मतलब आपने जो डेटा ऑर्गेनाइज किया वो फॉर्मेटेड नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं रखा। अगर आप कोई ऐसा फॉर्मेट रखते कि आप ये सोच के लिखते कि यार ये मैंने नहीं पढ़नी, ये किसी और बंदे ने पढ़नी है, तो आप उसकी समझ के मुताबिक वो डेटा जो है उसको फॉर्मेट कर देते हो या उस तरह लिखते हो। यानी नोट्स जिसको बनाना, एक आपने पर्सनल यूज के लिए नोट्स बनाए और दूसरा ये है कि आपने किसी के पढ़ने के लिए नोट्स बनाए। जब आप अपने लिए बनाते हो तो आप फॉर्मेट का ख्याल नहीं रखते, अक्सर वो बेशतर मतलब अनफॉर्मेटेड डाटा होता है। तो कंप्यूटर को चीजें समझने के लिए फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर को जो आपने मतलब इंसान अंडरस्टैंडिंग दे दी है ना, उसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको समझना है। लेकिन बंदे के लिए फॉर्मेट को समझना जरा जरूरी होता है। डाटा आउटपुट आए तो एक फॉर्मेटेड फॉर्म में आए। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10-20 लिखा है, मतलब पहले 10 लिखा है इंटीजर, फिर 20 लिखा है, अगर आप उनमें कोई प्रॉपर स्पेसिंग नहीं ना कर रहे, अगर आप उनमें प्रॉपर कोई सिंबल नहीं दे रहे, तो वो इंसान के लिए 1020 बन जाएगा, वो 10-20 नहीं होगा। तो इस वजह से एक हमारे पास हाई लेवल मतलब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होती है, एक हमारे पास अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होती है। यहां तक बात की समझ आई है या नहीं आई? नहीं समझ आई थी किसी को? भाई कुछ समझ आ गई है, बाकी सर जी आगे पढ़ेंगे ना फिर हो जाएगा clear। चलें ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लो लेवल हमारे पास उसके क्या गुनाह सवाब है और हाई लेवल के क्या गुनाह सवाब। देखो, अनफॉर्मेटेड मतलब लो लेवल में ये हाई स्पीड होती है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई स्पीड है। और इसका जो डाटा वॉल्यूम रेट है, एक तो वो स्पीड से जाता है, दूसरा ये है कि आप बड़ा डेटा जो है ना वो भेज सकते हैं। मतलब लो लेवल का ये है। फॉर्मेटेड में क्या होता है, फॉर्मेटेड में आप उसके साथ उसकी इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि इसको ऐसे फॉर्मेट करना है, तो एक तो डेटा का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी उसके साथ लग जाती है, इस वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। पहली बात तो ये कर रहा है कि अनफॉर्मेटेड में स्पीड है इसकी हाई है और इसका डाटा ट्रांसफर रेट जो है ना वो बड़ा है। फिर वो कह रहा है कि जी कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट कैसे नहीं है? जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, इंसान के लिए वो अनफॉर्मेटेड डाटा पढ़ना जरा एम्बिग्विटी बनाता है। मतलब वो 1020 को 1020 भी पढ़ सकता है या 1020 को 1020 भी पढ़ सकता है। तो इस तरह ये एक एम्बिग्विटी बना रहा है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलरली कन्वीनियंट नहीं है। हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल व्यू है, मतलब जैसे इंसान को समझ आता है, जो डेटा इंसान फॉर्मेटेड डाटा को समझता है, इस वजह से उसको हाई लेवल व्यू मतलब उसमें नजर आता है। और जो बाइट्स होती हैं, मतलब हमने कहा कि जी हमारी स्ट्रीम में जो सिंगल यूनिट है वो बाइट है। जो बाइट होती है वो मीनिंगफुल ग्रुप में यूनिट होता है उनका, मतलब इंटीजर जो है वो इंटीजर के ग्रुप में होगा, फ्लोट जो है फ्लोट के ग्रुप में होगा, करेक्टर जो है वो करेक्टर के ग्रुप में होगा। ये इन सब के गुनाह सवाब है। बाकी इन चीजों को अभी हमने प्रैक्टिस करना है, आज की क्लास में नहीं पर नेक्स्ट क्लास में करना है। ये स्लाइड आपकी याद रखने वाली है कि आईओ हमारे पास दो तरह की होती है, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल मैंने आपको बताया उसको फॉर्मेटेड कहते हैं और लो लेवल को अनफॉर्मेटेड कहते हैं।
फॉर्मेट क्या होता है कि जी इंसान के पढ़ने के लिए जरा थोड़ी सी चीजें फॉर्मेट कर दी जाती हैं। अनफॉर्मेट क्या होता है कि जी कंप्यूटर बॉदर नहीं करता फॉर्मेट के जरिए, फॉर्मेट से वो जैसा भी उसको डाटा है, जैसी भी स्ट्रीम आए, वो उसको एग्जीक्यूट करवा देता है और समझ लेता है। अच्छा जी, अब जरा देखें जी, हमारे पास दो तरह की स्ट्रीम थी। एक आपने मतलब रिसेंटली अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ी है, और एक हम अभी जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम है वो पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिक स्ट्रीम क्या होती थी? क्लासिक स्ट्रीम ऐसी स्ट्रीम जो कि पहले कई वक्तों में यूज होती रही है, और उसके बाद हमारे पास आई थी स्टैंडर्ड स्ट्रीम। इसको समझने के लिए हमें दो वर्ड्स को समझना पड़ेगा। वो हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास ASCII और दूसरा है हमारे पास यूनिकोड। किसी को पता है जी दोनों क्या है जी? DID पढ़ी हुई है ये आप लोगों ने? नहीं पढ़ी। DID नहीं पढ़ी आप लोगों ने? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर, पढ़िए पढ़िए, पहले सेमेस्टर में ASCII, पढ़ी। ASCII या ये यूनिकोड? आस्की सिंबल वगैरह आस्की में आ जाते हैं सर जी। अमेरिका स्टैंडर्ड ये आपने इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कोड, तो इसमें 255 मेटल रेफर। स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपने ICT में भी पढ़ी हुई है, ये आपने मतलब प्रोग्रामिंग में भी, फंडामेंटल में भी ये चीज आती है। मैं अभी थोड़ा सा ना इसको समझिएगा ये होती क्या। देखो, हमने बात की कि जी हमारे पास बाइट होती है, ठीक है। बाइट कितने बिट की होती है? बाइट 8 बिट की होती है। और ये 0 to 7, मतलब अगर आप 2 रेज पावर, अगर यार यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूँ तो जरा समझाना थोड़ा सा इसको इजी हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड एनोटेशन देखें, यहाँ पे हमारे पास मतलब 2 raised to power, इसका रेज का सिंबल कहाँ पे आता है? ये 6 पे। 2 raised 0, इसका क्या होगा आपके पास? मतलब आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास आएगा 1। और अगर मैं 2 raised power 7 दूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 128। मतलब हमारे पास 128 जो है ना वो सिंबल, वो हमारे पास बन सकते हैं। 128 सिंबल हम यूज कर सकते हैं। मकसद क्या है? अ, यार आप में से अगर किसी को याद हो, मुझे कोई ये बताए कि जी अगर मुझे ASCII बनानी है 0 की, 1 2 4 8 16 32, 32 के बाद क्या आता है? 64, 64 के बाद क्या आता है? 128। मुझे ये बताएं, अगर मुझे ASCII बनानी हो 0 की तो मैं कैसे बनाऊंगा? या मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे करूंगा? पता है किसी को? नहीं यार नहीं पता, बस ये मुझे बता दें। यस सही, ये ऐसा ही था, नीचे 0 1 वगैरह लिखते थे सर जी। हाँ जी, उस 0 1 तरीके लिखते थे। देखो मैंने 0 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सारी बिट्स जो है ना उनको ऑफ कर दूंगा। ये 8 बिट जो है मेरी ऑफ हो जाएंगी। अगर मैंने 3 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं ये करूंगा, सबसे पहले 1 वाली बिट ऑन करूंगा। 1 वाली यस बिट ऑन की, 3 मैंने बनाना है। ओके और 2 वाली बिट ऑन की, तो मेरे पास 2 3 क्या हो गया? 1 हो गया। बाकी सारी बिट मैंने कर दी ऑफ। ओके ठीक है। इसी तरह अगर मैंने 4 बनाना है तो 4 क्या करूंगा? सिर्फ मैं 4 वाली बिट ऑन कर दूंगा, बाकी सारी मैं क्या कर दूंगा? ऑफ। यस इसी तरह अगर मुझे 9 बनाना है तो 9 के लिए मैं क्या करूंगा? 0 वाली बिट ऑन की, सॉरी 0 वाली कह रहा हूं, 1 वाली बिट ऑन की, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, और 8 वाली जो है ना मैंने ऑन कर दी, बाकी सारी ऑफ। समझ आई बात की? इस यस तरह सर। अगर आप बनाए ना तो आपके पास, इस तरह अगर आप बनाए तो आपके पास 1 to 8 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। मतलब हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक कोड आ जाएगा, जैसे ये कोड है। अब आज की वैल्यू में जो हमारे पास ये ए होता है ना, छोटा ए, या सॉरी बड़ा ए, बड़े ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो आज की बनती है वो होती है 65, उसकी डेसिमल वैल्यू है 65, डेसिमल वैल्यू है। अगर मुझे 65 बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? कोई बताएगा जी जल्दी जल्दी?
सिर्फ 1 और 64 को ऑन कर देंगे, बाकी ऑफ कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड जी अबू बकर। यहाँ पे आप 64 वाली बिट ऑन करेंगे और ये वाली बिट ऑन करेंगे, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। और इसी तरह मतलब हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं ना, तो 6 जो हमारे पास अगला जो छोटा ए आएगा ना, मतलब पहले सारी बड़ी एबीसी चलती है, अब 66 जो है वो बी हो जाएगा। 60 ये देखिए, यानी इसमें एक प्लस किया तो बी हमारे पास आ गया 66, सी हमारे पास आ गया 67। इसी तरह चलता जाएगा, जेड आ जाएगा तो जेड के बाद हमारे पास जो छोटी एबीसी फिर स्टार्ट हो जाएगी। छोटी सही। एबीसी में हमारे पास ये जो वर्ड आएगा ये 97 पे आएगा। अब मुझे कुछ जल्दी जल्दी बताया कि जी ये 97 अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। सर जी 32 और 64 और 1 को ऑन कर देंगे। क्या बात जी, वेरी गुड जी अबू बकर, जबरदस्त, बेहतरीन। मतलब 3 बिट्स हमारी ऑन हो जाएंगी, 64 वाली, 32 वाली और 1 वाली। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि ASCII कैसे काम करती है। यानी 1 to 8 सिंबल जो है ना इसमें आ सकते हैं, 128 सिंबल इसमें आ सकते हैं, जिसमें 26 बड़े अल्फाबेट हैं, 26 छोटे अल्फाबेट हैं। ये कितने हो गए? 52 हो गए। 52 के बाद 1 से लेकर 10 तक नंबर है, ये कितने हो गए? 52 और 10, ये हमारे पास हो गए जी 62 हो गए। इसी तरह फिर जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के सिंबल है ना, मतलब डॉलर का सिंबल, एम्परसाइड का सिंबल, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, सारे हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। समझ आई जी इसको 8 बिट कोड क्यों कहते हैं? समझ आई बात की? यस सर। ठीक हो गया। अगर आपको ASCII की समझ आ गई है तो अब यूनिकोड आपके लिए समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ASCII में हमें मसला क्या था। ASCII नो डाउट के एक बड़ा ही मतलब जबरदस्त किस्म का स्टैंडर्ड था, अमेरिकन स्टैंडर्ड है। जस्ट अ मिनट जी, क्वेश्चन आया जी किसी का। मिसबा आपको समझ नहीं आई? मिसबा कहाँ से समझ नहीं आई? सर जी जो आपने 0 और 1 किया है, ये मुझे नहीं समझ आ रही कैसे किया है। वो DID या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आपने वो देखे नहीं थे वो कोड वगैरह? मतलब अगर कोई बिट बनानी है तो कैसे बनाते हैं? हमने DLD नहीं पढ़ी। चले मैं दोबारा कर देता। देखें, हमने कहा कि कैरेक्टर होता है ना उसमें 7 बिट्स होती हैं, मतलब कैरेक्टर में 8 बिट होती हैं। एक जो कैरेक्टर या एक जो बाइट है, कैरेक्टर या बाइट एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैरेक्टर में भी 1 बिट होती है, बाइट में भी 1 बिट होती है। अगर मैं कैरेक्टर कह रहा हूँ या बाइट कह रहा हूँ तो इंटरचेंजेबली अभी इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा जी, एक कैरेक्टर या एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? मैंने कहा जी 8 बिट होती है। ठीक हो गया। 8 बिट का क्या मतलब है? 2 रेज 2 पावर 0 से लेके आपने कहां तक जाना है? 2 रेज 2 पावर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गई हमारे पास। मेरे पास समझ आई है? जी सर। हाँ, अब देखो 2 रेज 2 पावर 0 की मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आती है, बताओगे मुझे? 1। 1 आ गई। 2 रेज 2 पावर 1 की वैल्यू 2 रेज 2 पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू सर 2 आएगी। 2 रेज 2 पावर 2 की वैल्यू सर 4। 4 आएगी। 2 रेज 2 पावर 3 की वैल्यू 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32 और उसके बाद 64। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 to 8, ये हमारे पास 8 बिट्स हो गई हैं। यस सर। ठीक है। अब कोडिंग स्कीम कैसे काम करती है? कोडिंग स्कीम ऐसे काम करती है, जब भी आपने कोई नंबर रिप्रेजेंट, मतलब जिस चीज को प्लस करना ना, उसकी बिट 1 कर देनी है, बाकी सब की 0 कर देनी है। समझ आई बात की? सर रिपीट करेंगे? देखो अगर मैंने कहा अब आपने 1 to 8 तक जितने भी नंबर बनाने हैं ना,
वो इनके अंदर में मतलब इनमें से इनको प्लस करके ही बनाने हैं। तो प्लस करके आपने ये करना है कि जिस जिसको प्लस कर रहे हैं ना आप, उसकी बिट 1 कर दो, बाकी सबकी 0 कर दो। जरा समझो, अगर मैंने इस पूरी स्ट्रिंग में से 1 को रिप्रेजेंट करना है ना, ये करूंगा 1 के नीचे वाली बिट या यहाँ पे 0 है या 1 आएगा। 1 के नीचे वाली बिट को मैंने 1 कर दिया और बाकी जो बिट है ना उसको मैंने सबको कर दिया 0। 32 वाली भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक हो गया। अगर मैंने यहां से 5 बनाना है तो 5 के लिए मैं क्या करूंगा, देखो 5 कैसे बन सकता है। 5 बन सकता है 1 को 4 के साथ ऐड करके, तो 1 वाली बिट ऑन कर दी और जाके 4 वाली ऑन कर दी। ठीक है, बाकी सारी मैंने बिट्स जो है वो जाके ऑफ कर दी। अब मुझे आप ये बताएं, अगर मैंने 33 बनाना है तो कैसे ऑन करूंगा? सर फिर 1 और 32 को प्लस करेंगे तो 33 क्या आएगा। बाशी, वेरी गुड। अगर मुझे 68 बनाना हो तो कैसे करूंगा? सर 67 और 1 को प्लस करके। 67 तो है ही नहीं यहाँ पे। सर ये 64 के देख बाद लेना आपने। हाँ जी, 64 और कौन सी बिट? सर 64 और 128 के दरमियान तो 67 आता है ना। मेरी बात सुने, यहाँ इसको प्लस माइनस करके आपने 67 बनाना है। जो ये नंबर ऊपर लिखे हुए हैं ना, बस इनमें से आपने प्लस करके ना बस आपने 68 बनाना है। अब मुझे बताएं, 64 वाली बिट एक ऑन कर दी, इसमें कितने ऐड करें तो हमारे पास 68 बनता है? 4। तो ये 4 वाली और 68 वाली बिट मैंने ऑन कर दी, बाकी सारी ऑफ कर दी। अगर मुझे 20 बनाना हो तो कैसे करूंगा? सर 16 और 4 को। शाबाशी। अगर मुझे 40 बनाना हो तो कैसे करूंगा? सर 32 में 8 को प्लस करके 40। शाबाशी, वेरी गुड। समझ आई बात की? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, बताने का मकसद ये था जी, ये जो आज की वैल्यू है हमारे पास, ये सिर्फ 1 to 7 या 1 to 8, 0 से लेकर 1 to 7 या टोटल 1 to 8 सिंबल को ही मतलब वो कर सकती है, बस इससे ज्यादा को ये हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि इसका कोड जो है वो 8 बिट का है और हमारे पास एक सिंगल यूनिट बाइट का है। तो क्लासिक जो हमारी स्ट्रीम चलती थी ना, वो आस्की के साथ चलती थी। मैं बता रहा था कि जी 26 सिंबल हमारे पास बड़े होते हैं, बड़े एबीसी के कैपिटल वर्ड्स। 26 जो है हमारे पास छोटे होते हैं, ये 52 हो गए। 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। 52 और 10 62 हो गए। इस तरह फिर कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं जो कि मतलब वो इस्तेमाल होते हैं। अब मसला क्या था आस्की के साथ, आस्की को ना लेके चलने वाला? अच्छा, 1 मिनट रह गया जी, इसके बाद ना दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट की डिस्कशन है तो हम जो है ना उसको कंक्लूड कर लेंगे। अब आस्की के बाद मसला क्या था कि जी हमें जाना पड़ा जी यूनिकोड की तरफ या यूनिवर्सल कोड की तरफ जाना पड़ा। आस्की या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यूनिकोड कहते हैं यूनिवर्सल कोड को। यूनिकोड हमारे पास होता है 16 बिट का, मतलब 2 बाइट्स का। ये बात याद रखने वाली है, आपके होल कैरियर स्टडी कैरियर में ये बात आपसे बार बार पूछी जाएगी। आस्की होता है 1 बाइट का यानी 8 बिट का, और यूनिकोड होता है 2 बाइट का या 16 बिट्स का। 2 रेस 2 पावर 16 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? मुझे जल्दी जल्दी बताएं जी, कैलकुलेट करके बता दें। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। 2 रेस 2 पावर 16 इसका आंसर। मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा जी, जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल के दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें।